डॉक्टरी में एडमिशन लिया तो मेरे पापा ने मुझे मना किया कि तू पागलों का डॉक्टर बनेगा क्या। किसी आदमी को अगर हाइपरटेंशन हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, दिल की बीमारी हो जाए, तो क्या सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती? अगर उसकी मानसिक स्थिति या मानसिक रोग का लेवल बढ़ चुका है तो हो सकता है उसे ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़े, जैसे डायबिटीज में खानी पड़ती है। लगभग 20 करोड़ लोगों को मानसिक बीमारियां इस समय इंडिया में हैं। 1.5 लाख लोगों ने 1 साल के अंदर आत्महत्या की है, सुसाइड जैसा अटेम्प्ट किया है। मानसिक समस्याओं के शुरुआती संकेत, लक्षण क्या होते हैं, जो हमारे दर्शक भी सब जानना चाहेंगे कि कैसे पता लगे कि मुझे या मेरे परिवार में, मेरी जानकारी में, आस पड़ोस के लोगों में ये मानसिक समस्या शुरू हुई है, ताकि वो समय से पकड़ी जा सके और डॉक्टर के पास ले जाया जा सके पेशेंट को। मालूम ही नहीं है। तो अगर आप इमोशनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अगर आपको सिर में दर्द रहता है, अगर आप बिन कारण ही उदास हो जाते हैं या कभी कभी बहुत बड़ी बातें करने लग जाते हैं, तो ये सारे के सारे मानसिक समस्याओं के लक्षण हैं। अगर मान ली हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, उनमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम है और हस्बैंड या वाइफ कोई पर्सन डिप्रेशन में है, तो वो कहते हैं कि ये लड़ाई की वजह से डिप्रेशन में है, तो वो इग्नोर करते हैं कि लड़ाई ठीक होगी, अगर सामने वाला पर्सन बदलेगा तो डिप्रेशन ठीक होगी। बल्कि होता उल्टा है, डिप्रेशन ठीक होगी तो वो लड़ाई को ठीक कर पाए। तो क्या मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए जादू की जप्पी का कुछ रोल है? कोई भी पेशेंट जो खास तौर पे जो मानसिक रोगी होते हैं या मानसिक परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, उनके अंदर ये विश्वास पैदा करना कि मैं तेरे साथ हूँ, ये उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। दोस्तों, बियॉन्ड बाउंड्रीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके मन के बारे में। आपके मन के बारे में जानने वाले हैं कि मन क्या होता है और उसके अंदर छुपी हुई बीमारियां क्या होती हैं। दुनिया के अंदर दिन पर दिन मन की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, मनोरोग बढ़ते जा रहे हैं। कोविड में हमने देखा मनोरोग और ज़्यादा बढ़ गए पूरी दुनिया के अंदर ही। भारत के अंदर लगभग 14% लोगों को मेंटल डिसऑर्डर है, वो मानसिक समस्याओं से पीड़ित हैं। और WHO का तो कहना ये है कि मानसिक बीमारियां शारीरिक बीमारियों से ज़्यादा बड़ा विकराल रूप लेती जा रही हैं और पूरी दुनिया के अंदर मानसिक बीमारियों को ठीक करने वाले चिकित्सक भी कम हैं, इसीलिए चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं मन की बीमारियों के बारे में और हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं वो हैं मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर सुदेश खुराना। एक लीडिंग मनोरोग चिकित्सक हैं पानीपत के, 15 साल से अपना एक हॉस्पिटल चलाते हैं, सुप्रीति हॉस्पिटल। उनकी मिसेस भी डॉक्टर हैं, वो गायनी की डॉक्टर हैं और ये मनोरोग की चिकित्सा करते हैं। तो आज हम उनसे बहुत सारी बातें जानेंगे मन के बारे में, मन की बीमारियों के बारे में। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर खुराना का। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका बियॉन्ड बाउंड्रीज के इस एपिसोड में। थैंक यू डॉक्टर मुकेश। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला मनोवैज्ञानिक माना जाता है भगवान कृष्ण को। उसने एक ऐसे व्यक्ति को उपदेश दिया जो डिप्रेस है, जो चिंता में है, तनाव में है, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के अंदर। आप सोच भी सकते हैं कि युद्ध भूमि के अंदर भी एक ऐसा ज्ञान दिया जा सकता है जो आज भी अपनी अमिट छाप छोड़ता है। एक ऐसा ज्ञान जो डिप्रेस्ड आदमी को उसके डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करता है और जीवन के युद्ध के अंदर संबल बनाने का काम करता है। तो मनोरोग विशेषज्ञ भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो डिप्रेशन में है, जो एंजाइटी में है, जो तनाव में है, भगवान कृष्ण की तरह से ही हैं, क्योंकि वो एक काउंसलर होते हैं, वो एक चिकित्सक होते हैं और मनोरोग की चिकित्सा करके उस व्यक्ति को जीवन का एक नया आयाम देते हैं, एक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, मानसिक रोग क्या होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है और किस तरह से ये शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है? डॉक्टर मुकेश, अगर हम बात करें मानसिक स्वास्थ्य की तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्वास्थ्य क्या होता है, यानी कि हेल्थ क्या होती है जी। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज जी, बट इट इज कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो केवल बीमारी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत पूरी शारीरिक, मानसिक और इमोशनल और सोशल पहलू भी इसके अंदर ही सम्मिलित हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब अगर हम निकालने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें, तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सीधा सा है कि आपके मन की कंडीशन कैसी है, आपके मन की अवस्था कैसी है। क्या ये अवस्था खुशहाली की अवस्था है
या ये अवस्था बदहाली की अवस्था है। अगर ये अवस्था खुशहाली की है, इसका मतलब कि आपके विचार पॉजिटिव हैं, आपके विचार सकारात्मक हैं, आपके अंदर इमोशंस को डील करने की क्षमता बहुत ही अच्छी है। जी। और अगर ये बदहाली की अवस्था है, इसका मतलब ये है कि आपके मन के विचार जो हैं नकारात्मक बन चुके हैं और आप अपने इमोशंस को संभाल नहीं सकते। तो मानसिक स्वास्थ्य जिन लोगों का अच्छा होगा, वो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, सबके सामने आ रहे हैं, इनका सामना वो आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अगर मानसिक अवस्था अच्छी नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो इन चैलेंजेस का सामना करना उनके लिए, उन चुनौतियों से निपटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आपका मन स्वस्थ है, अगर आपके विचार स्वस्थ हैं, अगर आप इमोशंस को अच्छे तरीके से डील कर पाते हैं, तो आपको शारीरिक रोग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं मुझे लगता है शारीरिक स्वास्थ्य से भी बहुत ऊंची चीज़। बहुत बढ़िया। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद के अंदर भी महर्षि सुश्रुत ने स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए कहा है, सम दोष समग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इति ये विधीयते। दोष अग्नि धातुओं के साथ साथ आत्मा, इंद्रिय और मन सभी के सभी प्रसन्न हो, तभी व्यक्ति स्वस्थ कहलाने का अधिकारी होता है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है व्यक्ति का, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, उसके ऊपर भी डायरेक्ट असर आता है। डॉक्टर साहब, दिन पे दिन स्थितियां खराब होती जा रही हैं, मानसिक स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। लोग एकाकीपन में रहने लगे हैं और एक हमारे समाज में जो पारंपरिक समाज है, जो सोशल स्टिग्मा है, वो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। उस स्टिग्मे की वजह से 80% लोग डॉक्टर की सहायता ले नहीं पाते, उसके पास जा ही नहीं पाते। उनको लगता है कि डॉक्टर मानसिक मनोरोग चिकित्सक के पास जाएंगे तो एक समाज के अंदर आएगा कि शायद कोई एक पागलपन से जोड़ के देखा जाता है। आज भी ऐसी स्थिति है और पूरे परिवार को इस दर्द को झेलना पड़ता है। तो ये स्टिग्मा क्या है, इससे कैसे डील किया जाए, किस तरह से, इस पे हम बात करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर मुकेश जी। पहले हमें जानना पड़ेगा स्टिग्मा होता क्या है। जी। स्टिग्मा का मतलब है किसी खास व्यक्ति के लिए नेगेटिव थिंकिंग होना और उसके साथ भेदभाव से देखना। जी। तो स्टिग्मा जो है मेंटल हेल्थ के साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ है। जैसे आपने कहा जी। कि मेंटल जो ऐसे लोग जो मानसिक रोगी होते थे, जी। उनको पागलपन के साथ समझा जाता था। और ऐसा भी है कि जो डॉक्टर उनको देख रहे होते थे, अक्सर लोग उनको पागलों का डॉक्टर कहकर पुकारते थे। जी, जी। जब मैंने सेक्रेटरी में एडमिशन लिया तो मेरे पापा ने मुझे मना किया कि तू पागलों का डॉक्टर बनेगा क्या। जी। और जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरे टीचर्स ने बताया कि एक टाइम उन्होंने ऐसा देखा था जब वो सेक्रेटरिस्ट को किसी शादी पर, फंक्शन पर, ओकेजन पर बुलाते नहीं थे, ताकि लोगों को ये ना पता चले कि अगर लोगों को पता चलता है कि ये साइकेट्रिस्ट हैं तो ये इनके पास जाते होंगे, इनका कॉन्टैक्ट कैसे है। हाँ, कहीं ना कहीं उसको जोड़ के देखते हैं कि इनके परिवार में हो सकता है कोई मनोरोगी हो, उसकी वजह से इनको बुलाया गया है। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन अब ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं रहा। चीज़ें बदली हैं, चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे। आज लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए, चाहे वो पारिवारिक हो, इमोशनल हो, चिंता हो, एंजाइटी हो, अवसाद हो, इसके लिए साइकेट्रिस्ट के पास आ रहे हैं। लेकिन स्टिग्मा आज भी जुड़ा हुआ है। आज स्टिग्मा एक अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। जी। पहले वो पागलपन की कंडीशन मानी जाती थी, आज लोग आना पसंद नहीं कर रहे हैं। इवन दो दे आर सफरिंग ए लॉट, देयर फैमिली सफरिंग, लेकिन वो आना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेंटल इलनेसेस को मानसिक कमजोरी के साथ जोड़कर चलते हैं। उन्हें लगता है कि मैं मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे ये नहीं होना चाहिए। वो अपनी ईगो वे प्रशंसित समझते हैं डॉक्टर के पास जाने को, डॉक्टर के पास जाने को, और ये समझने में उनको भूल है कि ये मानसिक बीमारी है। जैसे शारीरिक बीमारियां होती हैं वैसे ही मन की बीमारियां होती हैं, क्योंकि हमारे पास शरीर है तो शरीर की बीमारियां होंगी, हमारे पास मन है तो मन की बीमारियां भी होंगी। लेकिन वो मन की बीमारियों को मन की कमजोरी के साथ जोड़कर डॉक्टर के पास आना पसंद नहीं करते। तो वो कहीं ना कहीं मन की बीमारियों को मन की कमजोरियां समझ लेते हैं। Exactly. और वो ये चाहते हैं कि वो अपने आप को कमजोर दिखाना नहीं चाहते, और इसीलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। बिल्कुल। और दूसरी एक बहुत बड़ी वजह है कि उनके अंदर भ्रांतियां फैली हुई हैं।
दवाइयों को लेकर भी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि साइकेट्री की जो दवाइयां हैं वो जिंदगी भर एक बार शुरू होगी दोस्तों, किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाए तो क्या सारी उम्र दवाई नहीं खानी पड़ती? किसी आदमी को अगर हाइपरटेंशन हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, दिल की बीमारी हो जाए तो क्या सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती? तो ऐसे ही अगर आपको मनोरोग विशेषज्ञ कोई एडवाइस करता है तो वो दवाइयाँ अगर सारी उम्र भी खानी पड़े, हालांकि बहुत सारी केसेस के अंदर वो दवाइयाँ छूट भी जाती है। एक वो मिथ है एग्जैक्टली जी कि जैसे अगर हम बात करें जी मानसिक बीमारियां, लोग ये समझते हैं सारी बीमारियां डिप्रेशन है। जी ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक तरह की बीमारी है। डिप्रेशन के अलावा एंजाइटी है, बाइपोलर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, यानी कि कई तरह की बीमारियां हैं। तो वो सारी कैटेगरीज हैं, अलग अलग बीमारियां हैं। एग्जैक्टली और लोग उसको सिर्फ डिप्रेशन से जोड़ के देखते हैं। डिप्रेशन से जोड़कर देखते हैं तो वो सोचते हैं कि डिप्रेशन की दवाई भी सारी उम्र खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। अगर उसकी मानसिक स्थिति या मानसिक रोग का लेवल बढ़ चुका है तो हो सकता है उसे जिंदगी भर दवाई खानी पड़े, जैसे डायबिटीज में खानी पड़ती है। लेकिन आमतौर पे उसे जिंदगी भर दवाई खाने की जरूरत नहीं रहती। और दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है कि मानसिक बीमारियों के कुछ कारण होते हैं जिसके बारे में शायद हम आगे बात करेंगे। जब तक हम इनके कारणों को ठीक नहीं करते तब तक ये बीमारियां पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती। तो अगर हम दवाई के साथ साथ इसके कारणों का इलाज भी करें तो मुझे लगता है कि मानसिक बीमारियां ठीक हो सकती हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट भरपूर हैं जिनकी दवाई बंद हो चुकी है। वो एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उन्हें सामने आने की ज़रूरत है, सबको बताने की ज़रूरत है कि हमारी दवाई ख़त्म हो गई है। आमतौर पे लोगों को ऐसे लोग ज़्यादा मिलते हैं जिनकी दवाइयाँ जिंदगी भर चल रही होती हैं। वो बताना भी पसंद नहीं करते होंगे लोग कि मेरी को कोई मानसिक बीमारी थी और मैं ठीक हो चुका हूँ। एग्जैक्टली वो बताना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो स्टिग्मा है ये केवल गलत धारणाओं की वजह से बना हुआ है। और गलत धारणाएं एक फैलती हैं, एक बहुत बड़ा नुकसान करती हैं। बहुत नुकसान करती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती हैं। और इसका एक इलाज है, स्टिग्मा को हम कम कर सकते हैं। केवल एक ही इलाज है, जानकारी के द्वारा। अगर हम जानकारी दें, अवेयरनेस फैलाई जाए जी। और अगर हम इस पर खुलकर बात करें, उसी अवेयरनेस के कारण डॉक्टर साहब आज इस मंच पे हैं। हम चाहते हैं कि इस बियॉन्ड बाउंड्रीज एपिसोड के जरिए ये बात सारी दुनिया में जाए और लोगों को पता लगे कि भ्रांतियाँ बहुत सारी हैं, आपको आगे आना चाहिए। और जो चीज़ें जो आपको लगता है कि सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन के अलावा भी मन की बीमारियाँ बहुत सारी हैं जो कम समय में ठीक की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ स्टैट देख लेते हैं जो मैं अभी बियॉन्ड बाउंड्रीज की तैयारी कर रहा था तो मैंने लिखे हैं। ये नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक 14-15% इंडियंस को, यानी लगभग 197 मिलियन लोगों को, लगभग 20 करोड़ लोगों को मानसिक बीमारियां इस समय इंडिया में हैं। 20%, 20 करोड़ लोग दोस्तों, एक बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा डिप्रेशन से लगभग इंडिया में 4.5 करोड़ लोग जूझ रहे हैं। 45 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। सुसाइड रेट 2021 के एक सर्वे के अनुसार जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने किया है उसके अनुसार 1.5 लाख लोगों ने एक साल के अंदर आत्महत्या की है, सुसाइड जैसा अटेम्प्ट किया है। और भारत के अंदर मेंटल हेल्थ सर्विसेज की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। WHO के मुताबिक 10,000 लोगों पे एक मनोरोग चिकित्सक साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ स्थिति 1 लाख लोगों पे एक चिकित्सक है, यानी हमें 10 गुना मनोरोग चिकित्सक और चाहिए। 13 से 15 साल की उम्र का 4 में से 1 बच्चा किसी ना किसी मेंटल परेशानी से, स्ट्रेस से ग्रस्त होता है। बहुत बड़ी संख्या है, 20% बच्चे। और सोशल स्टिग्मा की हमने बात की है, 80% लोग इसी डर से, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, ये पता लगे कि मेरे को कोई मानसिक रोग है, वो डॉक्टर के पास जा ही नहीं पाते। 80% लोग, यानी 20% लोगों को ही ठीक सा इलाज मिल पाता है। और दोस्तों कोविड के अंदर तो एक सर्वे के मुताबिक 74% लोगों को मानसिक डिसऑर्डर से दो चार होना पड़ा है। तो एक बहुत बड़ी संख्या है जिसमें बड़ी भूमिका बढ़ जाती है डॉक्टर सुदेश खुराना जैसे मनोचिकित्सकों की। डॉक्टर साहब हम कारणों की बात करेंगे अब। बेसिक कारण, मुख्य कारण क्या क्या हैं जो मनोरोग तक लेके जाते हैं व्यक्ति को? देखो, साइकेट्री में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ बताई जाती है, एक मॉडल होता है बीमारी होने का जी, बायो साइको सोशल मॉडल इसे हम बोलते हैं जी। बायो मीन्स
कारण जो है बायोलॉजिकल हैं, साइको मीन्स कारण जो है साइकोलॉजिकल हैं, और सोशल मीन्स कारण जो है सोशल हैं। तो कोई भी मानसिक बीमारी होने के 3 ही कारण हैं। कारण शरीर में हो सकते हैं, कारण मन में हो सकते हैं, और कारण समाज में भी हो सकते हैं जी। ये 3 ही कारण इस मानसिक रोगों के लिए देखे गए हैं। शारीरिक में हो सकते हैं कि कारण बायोलॉजिकल जेनेटिक्स हो सकते हैं। कुछ लोग अनुवंशिक तौर पर जिनके माता पिता बीमार हैं, जिनके माता पिता को कोई मानसिक रोग है, तो बच्चों में मानसिक रोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर दूसरी तरफ पे देखा जाए, जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद उसके साथ जीवन में कई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं, वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी उसे मानसिक बीमारियों की तरफ धकेल देते हैं। बड़े होने पर अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज लेकर घूम रहे हैं, पर उन्हें मालूम नहीं है कि वो इसका क्या करें, किसके पास जाएं। तो बड़े होने पर ऐसे लोगों को अलग तरह की बीमारियां होने के, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनका जो बेस है वो कहीं ना कहीं बचपन के ट्रॉमा से या जीन्स में छिपा होता है, जीन्स में या फिर बचपन के ट्रॉमा में छुपा हुआ होता है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले दशकों में मनोचिकित्सा के क्षेत्र में ऐसी क्या प्रगतियां हुई हैं जो पहले से बहुत ज़्यादा अलग हैं और जिसने इन बीमारियों को दूर करने में मनोचिकित्सक की बहुत हेल्प की है। और कोई ऐसी आप स्टोरी साझा कर सकते हैं जिनको आपने जब आपने उनको ठीक होते हुए देखा हो तो एक अलग ही एक फील आता है डॉक्टर के अंदर भी, हाँ मैंने इस तरह के पेशेंट को उससे बाहर निकाला है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें कि पिछले 10 दशकों में, पिछले कुछ समय से इस फील्ड में एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है, चाहे वो एडवांसमेंट बीमारियों के कारणों को लेकर हो और चाहे वो एडवांसमेंट बीमारियों के इलाज को लेकर हो। आज विज्ञान की मदद से, तकनीक की मदद से हम हर बीमारी को लिंक ब्रेन के साथ जोड़ रहे हैं। ब्रेन के एक पर्टिकुलर हिस्से में प्रॉब्लम आने की वजह से एक खास बीमारी होती है जी। हमें पता है कि किस हिस्से में क्या दिक्कत आई है, चाहे वो एनाटॉमिकल आई हो, चाहे वो पैथोलॉजिकल आई हो, चाहे वो किसी फिजियोलॉजिकल आई हो, तो हमें उससे हम जोड़ के देखते हैं बीमारियों को, उससे बीमारी को जोड़ा जाता है जी। जैसे कि जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो अमिगडाला के द्वारा कंट्रोल होती हैं जी। तो जो भी इमोशनल प्रॉब्लम की जो लोग होती हैं, डिप्रेशन हो गए, एंग्जाइटी हो गए, इसमें अमिगडाला जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है जी। पहले इसके बारे में नहीं मालूम था, लेकिन जैसे विज्ञान ने ज़्यादा रिसर्चेस करी हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेके हमें वो MRI स्कैनिंग वगैरह से वो फिजियोलॉजिकल जो स्टडीज कंडक्ट हुई हैं उनसे पता लगा ये बात, हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं जी। और दूसरी स्टडीज अगर देखें जी तो इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उसका लिंक फिजिकल प्रॉब्लम के साथ भी देखा गया है। ऐसा देखा गया है कि अगर किसी पर्सन डर में ज़्यादा रहता है तो इसका सीधा असर किडनी के ऊपर होता है, यानी डर और किडनी का आपस में रिलेशनशिप है। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और गुस्से को बहुत ज़्यादा पीता है तो उसको लीवर खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर पर्सन ग्रीफ में है, बहुत ज़्यादा दुख में रहता है तो उसको लंग्स की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर वो चिंता में है और उसके अंदर जेलसी की फीलिंग ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हार्ट अटैक होने की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा कि आजकल यंग बॉयज़ में, वयस्कों में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? वो खा पी सही रहे हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, उनके अंदर उठने वाले विचार, भावनाओं को वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? हार्ट अटैक के ऊपर पड़ रहा है। ये हम लोग विज्ञान की मदद से, तकनीक की मदद से ये सब कुछ चीज़ें ये कर रहे हैं और देख रहे हैं। और भी इसमें बताने वाली जो चीज़ है कि कुछ नई टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं उन लोगों के लिए जो मेडिसिन नहीं खाना चाहते जी। उन लोगों के लिए जिनके ऊपर मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं, उन लोगों के लिए जिनके ऊपर काउंसलिंग काम नहीं कर रही है। तो कुछ नई टेक्निक्स डेवलप हुई हैं पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ समय में। एक उसमें टेक्निक का नाम मैं लेना चाहूँगा RTMS, रिपीटेड ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ओके। इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेन के पर्टिकुलर हिस्से को जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स है उससे स्टिमुलेट करते हैं। 20-25 सेशन के बाद पर्सन रिकवर हो जाते हैं। वो स्टिमुलेशन मेडिसिनल होती है या किसी और तरीके से की जाती है? स्टिमुलेशन मेडिसिनल नहीं होती, इसमें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती है, केवल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा
ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जैसे एमआरआई के अंदर मैग्नेटिक रेज जाती है, इसी तरीके से मैग्नेटिक रेज को उस पर्टिकुलर हिस्से पर पहुंचाया जाता है जी, जी। और पर्सन रिकवर होते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ओसीडी में, इवन डिमेंशिया में, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स में इसके बड़े अच्छे रिजल्ट देखे जा रहे हैं। ऐसी एक नई टेक्निक जो लोगों को पता नहीं है, पता होनी चाहिए। एक टेक्निक है, जैसे आपने सुना होगा कि कार्डियक पेसमेकर होते हैं जी। अगर किसी पर्सन की हार्ट की गति कम हो जाती है तो उसे पेसमेकर लगाए जाते हैं। उसी तरीके से मानसिक बीमारियों के लिए भी पेसमेकर होते हैं। इसे बोलते हैं वैगस नर्व स्टिमुलेशन। वैगस नर्व जो हमारे ब्रेन से इसोफेगस तक जाती है। केवल इसोफेगस तक नहीं, ये पूरी बॉडी तक जाती है। पूरी बॉडी तक जाती है। उस वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए पेसमेकर होते हैं, क्योंकि वेगस नर्व जो है पैरासिम्पैथिक नर्व है। जी, जी। ऐसा माना जाता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में हमारा सिम्पैथिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है जी। और सिम्पैथिक सिस्टम का जो अपोजिट है वो है पैरासिम्पैथिक सिस्टम। तो वैगस नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है। कुछ इलेक्ट्रोड रखकर हम चेस्ट में ट्रांसप्लांट करते हैं, जो वैगस नर्व को अपने आप ही स्टिमुलेट करती रहती है और हम इस बीमारियों से निजात पा सकते हैं। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि काउंसलिंग का मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने में कितना बड़ा रोल है दवाइयों के साथ? देखो, मेरा एक्सपोजर काउंसलिंग का भी है जी और मेडिसिन का भी है जी। मैंने अपने जो शुरुआत की, मेडिसिन से शुरुआत की, 5-10 साल मैंने काउंसलिंग पर टाइम लगाया और आज मैं दोनों टेक्निक को साथ लेकर चल रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर काउंसलिंग बहुत ही अच्छा काम करती है, जो मेडिसिन नहीं लेना चाहते। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलिंग अंदर जो उठने वाले विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो मेमोरीज हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, उनको बदलती है, यानी कि कारणों को ठीक करती है। वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो रूट पे प्रहार करती है। रूट पर प्रहार करती है। तो मेडिसिन और काउंसलिंग दोनों ही इलाज हैं और दोनों ही इलाज अगर इकट्ठे किए जाएं तो ये सोने पे सुहागा, तो 1 और 1 11 हो जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है। सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वो मेडिसिन नहीं लेना चाहते और जो मेडिसिन लेना चाहते हैं वो काउंसलिंग पे नहीं जाना चाहते। इन दोनों चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें कंबाइन करके देखने की ज़रूरत है। मतलब अगर दोनों को इकट्ठा करा जाए तो ज़्यादा बेहतर और जल्दी रिजल्ट आ सकते हैं। बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे और परमानेंट रिकवरी हो सकती है। मेडिसिन से हम मुक्त कहना तो नहीं चाहूँगा मैं, लेकिन मेडिसिन के प्रभाव से हम बहुत जल्दी बाहर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक टेक अवे है कि जो लोग मानसिक समस्याओं से परेशान हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हैं, वो अगर काउंसलिंग साथ में करवाएं और तो वो जल्दी और बहुत कम समय में और बहुत कम दवाइयों के साथ इन मानसिक बीमारियों से बाहर निकल सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया ने पिछले 1 दशक के अंदर हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा समय स्क्रीन टाइम पे बिताता है, फ़ोन पे बिताता है और उसकी वजह से भी क्या मानसिक बीमारियां बढ़ी हैं या उन्होंने मानसिक बीमारियां ठीक करने में कोई हेल्प भी की है? तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है जी। हम टेक्नोलॉजी के बिना काम नहीं कर सकते जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। डिपेंड ये करता है कि हम इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था, एक लेसन था, एक चैप्टर था, शायद मैंने 8th में पढ़ा होगा, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो उसका एंड क्रक्स ये था कि विज्ञान वरदान या अभिशाप इस बात पे डिपेंड करता है कि आप विज्ञान को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जी। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी को आप कैसे इस्तेमाल करते हो जी। इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी मानसिक बीमारियां बढ़ेंगी या मानसिक बीमारियां कम होंगी। समस्या सिर्फ ये है, इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है ये हमें नहीं सिखाया जा रहा। मैं देखता हूँ आज भी घरों में जाता हूँ या पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं ताकि बच्चा खाना खा ले, ताकि बच्चा माता पिता को डिस्टर्ब ना करे, ताकि माता पिता अपना काम कर सके। तो जब वो छोटी उम्र में बच्चे को एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो कि बड़ी ल्यूक्रेटिव है और अट्रैक्टिव है, अपनी तरफ खींच रही है, बच्चे अपनी तरफ खींच रही है, कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन मिल रही है, तो बच्चा उसकी तरफ जाएगा ही, अट्रैक्ट होगा ही होगा। इस टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्ट ना केवल उसके मन पर बल्कि उसके शरीर पर भी आएगा। उसकी आंखें खराब हो सकती हैं, वो एक्सरसाइज कम करेगा, उसे मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और ज़्यादा यूज करने की वजह से, इसमें कोई डाउट नहीं है, बच्चे का फोकस कम हो रहा है।
आप देख रहे होंगे कि आजकल बच्चों का फोकस पढ़ाई पर फोकस कम हो रहा है, रिटेंशन कम हो रही है, रिटेंशन कम हो रही है, उनको मेमोरी की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। जी। और इसको हम अपनी भाषा में बोले तो बोलते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जी, जो बच्चों में बड़ा ही कॉमन है, जिसकी वजह से बच्चे का दिमाग एक जगह लगता नहीं है, बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, और माता पिता उसे डांट कर बिठाकर पढ़ाना चाहते हैं, पर उसकी ये प्रॉब्लम है। और जितना भी ये मीडिया है, टीवी, मोबाइल का एक्स्ट्रा यूज है, ये ADHD को बढ़ावा देता है। अगर हम बात करें, आपने सुना होगा कि अर्जुन जी ने मछली को आंख में देखा और तीर मारा, वो ऐसा क्यों कर पाया? फोकस। यस। और फोकस का एक बहुत बड़ा कारण था कि उस समय डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। पर आज अगर हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, 10 किस्म की डिस्ट्रैक्शन आपके सामने है, तो डिस्ट्रैक्शन हमारे सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया बीमारियों का कारण तो बन ही रहा है, लेकिन हम मीडिया का कसूर नहीं निकाल सकते, हमें खुद को ही समझना पड़ेगा। पहले हमें बड़ों को समझना पड़ेगा, ताकि बच्चों को हम गाइड कर सकें कि मीडिया को कितना इस्तेमाल करना है। मैं मीडिया को इस्तेमाल करता हूँ और मीडिया से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, मेरे लिए ये हेल्पफुल है। लेकिन अगर मैं गेम खेल रहा हूँ, ज़्यादा टाइम चैटिंग पे लगा रहा हूँ, व्हाट्सएप पे लगा रहा हूँ, तो मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मीडिया को कैसे यूज करें, इस बात पे सब कुछ डिपेंड करेगा। हम मीडिया को कल्प्रिट नहीं बना सकते। बिल्कुल सही है दोस्तों, वाकई सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें बिजली की तरह से देखना चाहिए। जैसे बिजली घर को रोशन भी कर सकती है, लेकिन वो घर पे अगर डल जाए तो घर का विनाश भी कर सकती है, उसे जला भी सकती है। ऐसे ही सोशल मीडिया या कोई भी टेक्नोलॉजी है कि उसका हम किस तरह से, जैसे परमाणु है, वो ऊर्जा दे भी सकता है और परमाणु बम के रूप में हिरोशिमा और नागासाकी की तरह से इस दुनिया का विनाश भी कर सकता है। तो हमें ये देखना है कि किस तरह से हमें टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर साहब, ये कहावत है कि बात करने से बात बनेगी। आजकल सोलेटरी फैमिली हो गई है, अकेला लोग रहना पसंद करते हैं। क्या इसके कारण भी बहुत सारी बीमारियां, मानसिक बीमारियां आती हैं अकेले रहने की वजह से? जो पहले दादी माँ के पास, नानी माँ के पास, घर में जो एक जॉइंट फैमिली होती थी, उस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी समस्या होती थी तो हम बैठ के डिस्कस कर लेते थे। दादी कहानी सुनाती थी, दादा घुमाने ले जाते थे, मंदिर ले जाते थे। आजकल माँ बाप के पास टाइम नहीं है, सभी वर्किंग है, बच्चे अकेला फील करते हैं। अकेला जब होता है बच्चा तो सोशल मीडिया यूज़ करता है। फिजिकल एक्टिविटी रही नहीं आज के समय में, पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा है। तो क्या ये एनवायरनमेंट जो बदला है, जो अकेले रहने का युग ये आया है, तो उसकी वजह से भी कुछ मानसिक बीमारियाँ बढ़ी हैं, वो भी एक कारण देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मानसिक बीमारियों के 3 कारण हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। जी। इट मीन सोशल जो कॉजेज हैं वो बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं। जी। हमें जीने के लिए मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन के लिए हमें स्टिमुलेशन चाहिए। और पहले स्टिमुलेशन हमें कहाँ से मिलती थी? परिवार से मिलती थी, दोस्तों से मिलती थी। आजकल हमें मोटिवेशन कहाँ से मिल रही है? सोशल मीडिया से मिल रही है, पहली चीज़। लेकिन सोशल मीडिया से जो मोटिवेशन मिल रही है वो टेम्परेरी है, स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है, कम समय के लिए हमें मिलती है। जब हमें ज़रूरत होती है ऐसे दोस्तों की, जब हम परेशानी से फेज से गुजर रहे होते हैं, तो सोशल मीडिया के दोस्त हमारे पास उतने नहीं आते जी। लेकिन परिवार में हमारे दोस्त, हमारे चाचा, हमारी बहन, हमारी बुआ, वो हमारे पास हेल्प के लिए आते हैं। और जब वो हमारी हेल्प के लिए आते हैं, हम सपोर्टेड फील करते हैं। जब हम सपोर्टेड फील करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मानसिक अवसाद से बाहर निकलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अकेलापन, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंट्रोवर्टेड बोले जाते हैं, जिन्हें सोसाइटी में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं होता, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जिनको सोसाइटी में रहना चाहिए, जो एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, जिनके लिए सोसाइटी एक मोटिवेशन का काम करती है, वो डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं अगर वो अकेले रहे। हाइपर एक्टिव बच्चा है, अगर वो बाहर नहीं घूम रहा है, अगर वो सोसाइटी में नहीं मिल रहा है और ज़्यादा समय वो हाइपर एक्टिविटी का अपना मोबाइल में लगा रहा है, अकेलेपन में लगा रहा है, तो उसके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है, ये कहना है और एडवाइस भी रहती है लोगों को कि सोशल मीडिया से कॉन्टैक्ट कम से कम करें। फिजिकल रिलेशन, जो फिजिकल दुनिया है, उसके संपर्क में ज़्यादा रहें। ये हमारे बॉडी के अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको पैदा करने में, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, इस तरह के हार्मोन्स को ज़्यादा पैदा करती है।
डॉक्टर साहब, कोविड-19 में हमने देखा कि लोगों ने मानसिक समस्याओं का बहुत ज़्यादा सामना किया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और भी अन्य मानसिक बीमारियां। तो किस तरह से ये इस तरह के पैंडेमिक जो आते हैं वो हमें इतनी ज़्यादा मानसिक फिजिकली जो परेशान करते ही हैं, मानसिक बीमारी भी दे जाते हैं, और किस तरह का क्या हमें करना चाहिए उस समय में। और अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस समय के दौर से पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं, अभी भी वो इस चीज़ का सामना कर रहे हैं। और आपके पास तो पेशेंट्स भी आते होंगे जो तब के बीमार हुए, मन से अब तक ठीक नहीं हुए हैं, तो उनके लिए क्या आपके लिए पास सजेशंस हैं, क्या करें वो? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि जब कोविड आया जी तो इसको एक फिजिकल बीमारी के रूप में देखा गया, ना कि इसको एक मानसिक बीमारी के रूप में। क्योंकि उस समय इसका डर इतना था, लोग इतने घबराए हुए थे कि वो अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के पास जाना पसंद नहीं कर रहे थे, पति पत्नी आपस में बात नहीं कर रहे थे, इवन तो घर में रह रहे हैं कि कहीं मुझे कोविड ना हो जाए। तो इस चैलेंजेस को दूर करने के लिए हमने स्टेप नहीं लिए, लेकिन इसके आफ्टर इम्पैक्ट में हमने ज़रूर देखा जी कि मानसिक बीमारियां ज़रूर से ज़्यादा हो गई। जैसे आपने कहा कि कोविड आने के बाद 15% इसमें वृद्धि हो गई। बिल्कुल। एंग्जाइटी के केसेज, डिप्रेशन के केसेज, ओसीडी के केसेज जी बढ़ने लग गए, लोगों के अंदर इमोशनल इम्बैलेंस ज़्यादा हो गया। तो अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं आगे आने वाले समय में भी, तो उसका एक ही रास्ता है कि हमें मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बात करनी होगी। हमें सोचना होगा कि हम मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक कर सकते हैं, हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं अकेला हूँ जी तो मैं अपना समय कैसे निकालूं ताकि मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी मेमोरीज, मैं इनको ठीक कर सकूं। तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, ना केवल उन लोगों को जो मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं, बल्कि नॉर्मल लोगों को भी इसके लिए ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है ताकि वो मानसिक बीमारी में। तो क्या इसके लिए हमारी सरकार की तरफ से कोई ऐसी मुहिम चलाई गई है जो एक आम आदमी को भी मानसिक बीमारियों के बारे में समझ दे सके, उसको बता सके कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, प्रारंभिक लक्षण उसको दिखें, तो वो क्या करे, कहाँ जाए, किस तरह से? जैसे बहुत सारी अवेयरनेस फैलाने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, मलेरिया के लिए, या और बहुत सारी बीमारियों के लिए सरकार पहल करती है और जागरूकता पैदा करती है। तो क्या मानसिक बीमारियों के लिए भी कोई ऐसा सरकार की तरफ से या किसी संगठन की तरफ से पहल की जाती है जो आम आदमी को अवेयर कर सके? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें एक्शन तो नहीं लिए गए हैं। जी WHO ने 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया जाता है, एक टॉपिक रखा जाता है, उसके ऊपर अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है, पर कितने लोग उस बारे में जानते हैं? मेरे को लगता है सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, साल में एक बार बनाना है, जैसे और दिवस बनाए जाते हैं। जैसे और दिवस मनाए जाते हैं, केवल इतना ही हो रहा है। जी अगर हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें सरकार के भरोसे ना रहकर अपने भरोसे, अपने ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा कि मैं इसको बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचूं, समझूं और अपने बच्चों को बताऊं। जी कम से कम स्कूल टीचर्स, अब वो टीचर्स की बात भी अगर करें तो उनको भी उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है टीचर्स नहीं देखते, उनको भी जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है। इवन दो एक अच्छा स्टेप ये हुआ है कि हर स्कूल में सरकार ने कहा है कि एक साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर रहेगा और होना भी चाहिए। ये एक अच्छा स्टेप लिया जा रहा है। तो आने वाले वक्त में शायद ये चीज़ एक उभर कर आएगी और बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक मनोचिकित्सक के रूप में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपकी प्रैक्टिस के अंदर पेशेंट के साथ, किस तरह की, और साथ में ये कि किस किस तरह के कॉमन समस्याएं हैं, मानसिक बीमारियां कॉमन कौन कौन सी हैं जिनके पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं, जिस तरह से एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो इस तरह के पेशेंट किस तरह के ज़्यादा होते हैं और क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं कि किस किस बीमारियों के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं जी तो मानसिक बीमारियां बच्चों में भी हो सकती हैं, बूढ़ों में भी हो सकती हैं और वयस्कों में भी हो सकती हैं। ऐसी कोई भी स्टेज लाइफ की नहीं है जिसमें मानसिक बीमारियां नहीं होती। जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों में फोकस ना बनना, जी एडी, उनकी मेमोरीज, उनकी याददाश्त शक्ति कम होना, वो याद करते हैं और भूल जाते हैं। या बच्चे अपना सामान को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में ADHD बोलते हैं। दिस इज़ क्वाइट कॉमन। बच्चे का दिमाग
पढ़ाई में नहीं लग रहा, वो खेलों में मस्त है, शरारती है, कहते खुराफाती माइंड है इसका, बोलता ही रहता है। तो ये एक तरह की समस्या है, लोगों को मालूम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ ऐसी समस्या रह चुकी है बचपन में। मैं देखता हूं कि मेरे अंदर ADHD के ट्रेट्स बड़े ही कॉमन थे। बस पढ़ाई में मैं अच्छा था, बाकी सारे ट्रेट्स ADHD वाले थे, लेकिन जानकारी ना होने की वजह नहीं होने की वजह से वो ट्रीट भी नहीं हो पाते, वो ट्रीट नहीं हो पाते, और फिर उनकी वो समस्या आगे भविष्य में बड़ा होने पे क्रिएट करते हैं। बड़े होने पर वो समस्याएं आती हैं जी। और हम ये मान के चलते हैं, कह देते हैं कि ये तो है ही ऐसा, वो ऐसा नहीं है, उसके साथ प्रॉब्लम है। हमें उस प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। जैसे डिसलेक्सिया बच्चों में है, अब कॉमन कंडीशन है, तारे ज़मीन पर आने के बाद कुछ लोगों को समझ आया, अवेयर हुए हैं इस बारे में। तो ऐसी मूवीज बनाने की ज़रूरत है ताकि हम परेशानियों को समझ सके, जान सकें। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बुढ़ापे में, ओल्ड एज में याददाश्त की समस्या आना, बिहेवियर की समस्या आना बड़ी कॉमन है। इसे हम डिमेंशिया कहते हैं, अल्जाइमर डिजीज होती है, पार्किंसंस होते हैं। लेकिन लोग अवेयर नहीं है, लोग कहते हैं कि 60 है तो सठिया गया और ये नॉर्मल चीज़ है। ये नॉर्मल नहीं है, इसका इलाज पॉसिबल है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से लोग इसमें इनिशिएटिव नहीं लेते। तब तक इनिशिएटिव नहीं लेते जब तक कि प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ नहीं जाती। तो अगर अर्ली स्टेज में इनको पहचान लिया जाए तो मुझे लगता है कि चीज़ें आसान हो जाएंगी। मानसिक समस्याओं के शुरुआती संकेत, लक्षण क्या होते हैं, जो हमारे दर्शक भी सब जानना चाहेंगे कि कैसे पता लगे कि मुझे या मेरे परिवार में, मेरी जानकारी में, आस पड़ोस के लोगों में ये मानसिक समस्या शुरू हुई है, ताकि वो समय से पकड़ी जा सके और डॉक्टर के पास ले जाया जा सके पेशेंट को। बिल्कुल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों की समस्याओं को हम कैसे देखें जी। वो जो प्रॉब्लम्स जो आम लग रही हैं, नॉर्मल लग रही हैं, वो नॉर्मल नहीं हैं, वो किसी बड़ी बीमारी के संकेत हैं। अगर उसे इस वक्त पे ना पकड़ा जाए तो बड़े होकर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ओल्ड एज में मैंने कहा कि याददाश्त की दिक्कत के साथ लोग बड़े कॉमन आते हैं, डिमेंशिया के साथ, पार्किंसंस के साथ। इस तरीके से इमोशनल प्रॉब्लम्स, अगर हम अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर जो मेमोरीज हैं वो हमें कोस रही हैं, वो हमें क्रिटिसाइज कर रही हैं, हम उन मेमोरीज के साथ जूझ रहे हैं, हम उन मेमोरीज को रीएक्टिवेट ना हो जाए तो उन पर्सन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है। तो अगर आप इमोशनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अगर आपको सिर में दर्द रहता है, अगर आप बिन कारण ही उदास हो जाते हैं या कभी कभी बहुत बड़ी बातें करने लग जाते हैं, तो ये सारे के सारे मानसिक समस्याओं के लक्षण हैं और इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी साइकेट्रिस्ट को मिलना चाहिए। और ये बड़ी कॉमन है अगर आप रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में गुजर रहे हैं, अगर आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस आ रहा है, अगर आपको काम में स्ट्रेस आ रहा है, तो आपके डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और उसमें भी लोग ये नहीं कहते कि डिप्रेशन है, वो कहते हैं तो फाइनेंस की वजह से डिप्रेशन है। ये पक्की बात है कि फाइनेंस की वजह से प्रॉब्लम तो हुई है, उसका कारण वो कोई और जोड़ के देखते हैं। वो डायरेक्ट मानसिक समस्या उसे नहीं समझ पाते। और वो उसे ये लगता है कि जैसे ही वो समस्या ठीक होगी, मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आऊंगा, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ये ठीक हो जाएगी, लेकिन होता इससे उल्टा है। अगर समस्या ठीक होगी तो फाइनेंशियल क्राइसिस को ठीक कर पाएगा। दोस्तों, ये टेक अवे है, आपको ये समझना होगा। यहाँ हम उल्टा समझते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल के मानसिक समस्याएं ठीक हो जाएंगी, लेकिन मानसिक समस्या का इलाज करा के आप फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे ही है एग्जैक्टली। अगर मान ली हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, उनमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम है और हस्बैंड या वाइफ कोई पर्सन डिप्रेशन में है, तो वो कहते हैं कि ये लड़ाई की वजह से डिप्रेशन में है, तो वो इग्नोर करते हैं कि लड़ाई ठीक होगी, अगर सामने वाला पर्सन बदलेगा तो डिप्रेशन ठीक होगी। बल्कि होता उल्टा है, डिप्रेशन ठीक होगी तो वो लड़ाई को ठीक कर पाएगा। बिल्कुल वैसे ही है कि फंडामेंटल कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, तो आपका वो क्राइसिस पहले आया या फिर वो जो मानसिक समस्या है वो पहले आई। तो डॉक्टर साहब का कहना बिल्कुल सही है कि मानसिक समस्या अगर ठीक होगी तो आप हर तरह के क्राइसिस से बाहर आने के लिए अपने आप को उस स्थिति में पहुंचा पाओगे, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो आ जाएगी, फिर आपको वो क्राइसिस से भी बाहर निकाल लेगी। जीवन शैली का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे खान पान का, नींद का, एक्सरसाइज का, फिजिकल एक्टिव होने का या फिजिकल डीएक्टिव होने का, इन सब चीज़ों का जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आजकल बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट की बीमारियां हो, सारी की सारी बीमारियां लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, इन्हें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है। तो क्या इन सब चीज़ों से, हमारे लाइफस्टाइल से मानसिक समस्याओं का भी कोई संबंध है?
ये हम जानना चाहेंगे। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप आयुर्वेदा के ज्ञाता हैं जी। और आयुर्वेदा में एक चीज़ बोली गई है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें 3 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा: आहार, विहार, आचार विचार। बिल्कुल सही। तो अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक करना है जी। तो हमें आहार को भी ठीक करना पड़ेगा, विहार मतलब जीवन शैली जिसमें नींद भी आती है, जी। जिसमें एक्सरसाइज भी आती है, और विचारों को भी ठीक करना पड़ेगा। तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जी। अगर बात करें, आजकल वर्कआउट हो रहा है जी। गट ब्रेन कनेक्शन। जी। आपने सुना होगा कि हमारी जो गट है वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड गट है। को दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है। दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है। जी। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है और उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं जी। तो उसका पेट खराब हो जाता है। जी। अब वो पेट वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या ये पेट की बीमारी है? नहीं, ये स्ट्रेस की वजह से पेट खराब हो रहा है। आपने पहले वेगस नर्व की बात की थी, तो क्या इसका सीधा संबंध वेगस नर्व की स्टिमुलेशन से है कहीं ना कहीं? वेगस नर्व की स्टिमुलेशन के साथ वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। जी। अब गट ब्रेन कनेक्शन में एक चीज़ मानी जाती है कि गट के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं। जी। लाइव बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया अच्छे ऐसे बैक्टीरिया हैं होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते जी। हैं। जी। ये अच्छे बैक्टीरिया गट के अंदर कुछ न्यूरोकेमिकल्स बनाते हैं जी। और ये न्यूरोकेमिकल्स ब्रेन इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ब्रेन की फंक्शनिंग होती है। अगर ये न्यूरोकेमिकल्स ना बने तो ब्रेन की प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमारी जो डाइट है, जो हमारा आहार है, जो हमारा खाना पीना है, ये हमारे इन अच्छे बैक्टीरिया को मार भी सकता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ा भी सकता है। तो जो फ्राइड डाइट्स हैं, फ्राइड हम खाना खाते हैं, जो भी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं सारे जो के इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, जी। ज़्यादा अल्कोहल लेना, ज़्यादा चाय पीना, रिफाइंड प्रोडक्ट्स खाना, जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे अच्छे बैक्टीरिया को ख़राब करते हैं, हमारी गट के अंदर इन्फ्लेमेशन को पैदा करते हैं और वो इन्फ्लेमेशन का सीधा इफेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर होता है। एंग्जाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आईबीएस हो जाता है और IBS कई हो तरह की जाता है। फिजिकल बीमारियां साथ साथ में हो जाती फिजिकल बीमारियों के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि स्किज़ोफ्रेनिया का क्या कनेक्शन है। हैं। अच्छा। तो आजकल प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का रोल को जी। देखा जा रहा है स्किज़ोफ्रेनिया की इम्प्रूवमेंट के लिए। और ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों से प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दे रहे हैं पेशेंट्स को। हम ये देख रहे हैं कि एंग्जाइटी कम हो रही है, ओमेगा 3 फैटी एसिड दे रहे हैं, जी। एंग्जाइटी कम हो रही है, विटामिन B12 दे रहे हैं, विटामिन D दे रहे हैं, एंग्जाइटी कम हो रही है, डिप्रेशन के चांसेस कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गट का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है ब्रेन के साथ है और गट को ठीक रखने के लिए आहार सबसे इम्पोर्टेंट रोल सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन कौन सा खाना खाना है हमें ये नहीं सिखाया जा रहा, क्योंकि कौन सा खाना खाना है ये हमें सलमान खान बता रहे हैं सोशल मीडिया पर, जी। ये हमें एक्टर और एक्ट्रेसेस बता रहे हैं जी। सोशल मीडिया पर। आजकल हमारे माता पिता को नहीं मालूम है कि हमें कौन सा खाना क्या खाना है, लेकिन पुराने समय में हमारी दादी के समय में उनको मालूम होता था कि कौन सा खाना खिलाया जाना चाहिए। तो अगर हम इन प्रोडक्ट्स को छोड़ दें और हमने देसी खाने पर आ जाएं, मोटे अनाज पर आ जाएं, हरी हरी सब्जियों पे आ जाएं, जी। फल पे आ जाएं, सीड्स पर आ जाएं, तो मानसिक बीमारियां होने के चांसेस बहुत ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कुंजी है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे ही हाथ में है। अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, अच्छी नींद, ये सारे के सारे कुंजी हैं और इन्हीं का आधार अच्छा होगा तो आप एक शरीर की मजबूत, शरीर की जो वो है बिल्डिंग है उसको आप अच्छा बना पाएंगे और इम्यून सिस्टम आपका बढ़िया होगा, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, मन आपका स्वस्थ रहेगा और बीमारियों से आप बचे रहेंगे और लंबी उम्र जिएंगे और खुशहाल भी रहेंगे। डॉक्टर साहब आपने एक बात कही थी जी, नींद का। जी हाँ, नींद का डायरेक्ट संबंध है मानसिक स्वास्थ्य के साथ। जी। अगर नींद हमारी कम होती है तो सिर में दर्द रहना, फैटीग होना, जी। सारा दिन थकावट रहना और एंग्जाइटी होना, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा इमोशंस पे कंट्रोल कम हो जाता है। लेकिन आजकल हम लोग नींद के लिए अवेयर ही नहीं है। आयुर्वेदा कहती है जी। कि हमें रात को 8-9 बजे सो जाना चाहिए, जी। लेकिन हम लोग रात को टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, 12-1 बजे तक सो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सिखाया ही नहीं जा रहा पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, समाज के द्वारा कि नींद कितनी ज़रूरी है। नींद जब हमारी अच्छी होती है तो नींद में होता क्या है बेसिकली,
नींद एक रिपेरेटिव मैकेनिज्म है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को सफाई करती है। जो सपने होते हैं सफाई करने के लिए हैं, लेकिन रात को मोबाइल की बेल बजी और हम उठ गए, हमारी नींद डिस्टर्ब हो गई। तो दोस्तों ये बताने की ज़रूरत है, ये सबको बताने की ज़रूरत है कि नींद को अच्छी तरह से लें। कम से कम रात को सोते वक्त मोबाइल को बंद कर दें या दूर रख दें, ताकि आप अचानक ना कितने उठें। घंटे की नींद एक व्यक्ति को फिजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए चाहिए मेडिकली? देखो मेडिकल साइंस कहती है कि 6 से लेकर 8 घंटे तक अनइंटरप्टेड स्लीप हमें चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रात को सोते वक्त नींद में हमारी रिपेयर चल रही है, और अगर हम अचानक उठते हैं तो रिपेरेटिव मैकेनिज्म बंद हो जाती है। जब रिपेरेटिव मैकेनिज्म बंद हो जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप ही काम करना बंद कर देता है और बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छी नींद लाने के लिए नेचुरल तरीके क्या हैं जो कोई भी घर पे बिना किसी दवाई के, आजकल मेलाटोनिन चलता है या और चीज़ें चलती हैं, उनसे बच जाएं लोग और नींद नेचुरल आ जाए, अच्छी आ जाए? इसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं स्लीप हाइजीन। जी, कि अच्छी तरह सोने के लिए क्या चाहिए। क्या चाहिए? ठीक है, तो अच्छी तरह सोने के लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जब लाइट ज़्यादा होती है जी, तो ये नींद को डिस्टर्ब करती है। जब अंधेरा रात को होने लगता है तो ये पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, और मेलाटोनिन की वजह से नींद आती है। लेकिन ज़्यादा लाइट मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को कम कर देती है, इसलिए रात के समय लाइट्स को कम कर देना चाहिए। पहली चीज़, रात के समय सोने से पहले एक रूटीन बनाया जाना चाहिए ताकि हमारे माइंड को पता चले कि अब सोने का टाइम आ गया है। तो कुछ ऐसे काम सोने से पहले, जैसे बिस्तर समेटना, बुक्स पढ़ना या म्यूजिक सुनना या मेडिटेशन करना, और हर रोज़ का रूटीन बनना चाहिए ताकि दिमाग को एक मैसेज जा सके कि अब सोना है, अब सोने का टाइम जी आ चुका है। आजकल ये मैसेज दिमाग को नहीं मिल रहा क्योंकि वो सोते हुए स्क्रीन है सामने, उसी को रखते सोते हैं, और कुछ करते ही नहीं इसके अलावा। और अगर देखें तो स्क्रीन के अंदर से ब्लू लाइट स्क्रीन होती है, और ब्लू लाइट जो होती है हमारे दिमाग को एक्टिवेट कर देती है। मैं अक्सर पूछता हूँ, लोग हमारे पास आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर नींद नहीं आ रही तो क्या करते हो? वो कहते हैं मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। तो मैं कहता हूँ पहले तो ये दो काम बंद करो। मेरे पिताजी हैं, वो रात को सोने से पहले दूध पीते थे जी। अगर वो दूध नहीं पीते हैं तो उनको नींद नहीं आती है जी। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे काम वो भी एक मैसेज है दिमाग को, मैसेज है दूध पीना भाई, हाँ दूध पीने से दिमाग को मैसेज मिल चुका है, मेलाटोनिन बनना शुरू हो जाना चाहिए कि अब नींद का समय हो चुका है। दूर रहना चाहिए, उसमें मोबाइल से दूर रहना चाहिए। कोई भी कमरा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो। अगर रात के समय कुछ परफ्यूम या कुछ सेंट अगर लगा दिया जाए जिससे कि आप कंफर्टेबली सो पाए तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। अगर रात के समय आप कुछ मेडिटेशनल म्यूजिक सुनते हैं, इससे भी दिमाग रिलैक्स हो जाता है, वो नींद आने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और नींद आने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि नींद आने का समय फिक्स करें और हर रोज़ उस वक्त सोएं और समय पर ही उठें ताकि दिमाग को मैसेज मिलता है। वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके क्या मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाया जा सकता है? क्योंकि एक डिलॉइट कंपनी की रिपोर्ट है कि 37% एम्प्लॉइज़ वर्क लाइफ प्रेशर की वजह से स्ट्रेस या डिप्रेशन में चले जाते हैं। डॉक्टर मुकेश, बिल्कुल सही बात है कि वर्क लाइफ बैलेंस जी, लेकिन हम बात करें क्या वर्क और लाइफ अलग अलग है? हम वर्क किसको बोल रहे हैं? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। वेस्टर्न में वर्क का मतलब है 5 दिन काम करना है 8 घंटे के हिसाब से या 6 घंटे के हिसाब से, 30 से 40 घंटे काम करना है, उसके अलावा उसकी लाइफ है। वो इस तरह से अलग कर देते हैं। हमारे यहाँ बात थोड़ी अलग है। हमारे यहाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए वर्क जो है लाइफ का एक पार्ट है जी। वर्क केवल प्रोफेशनल वर्क नहीं है जी। मैं डॉक्टर हूँ तो मैं 6 घंटे अपना काम देख रहा हूँ, मेरा काम केवल ये नहीं है जी, मेरा काम घर के काम भी है। यस यस, वो भी तो काम है। आदमी की पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, वो सारे आयाम है अलग अलग, सारे वो एक ही लाइफ के हिस्से हैं, एक ही लाइफ के हिस्से हैं। लेकिन हमने बाकी हिस्सों को इग्नोर किया है। हम केवल एक लाइफ के लिए, बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, स्कूल में भेज रहे हैं, उसको किस लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं? केवल एक ही लाइफ सिखा रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ। वो रैट रेस है, उसी में लगे हुए हैं। रिश्तों को कैसे बनाना है, खुद के इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, विचारों को कैसे मैनेज करना है, क्या हम उसे सिखा रहे हैं? इतने सालों में हमने उसे सिखाया ही नहीं
केवल प्रोफेशनल लाइफ के लिए तैयार किया, तो जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट केवल प्रोफेशनल लाइफ रह जाती है। बाकी एस्पेक्ट्स को वो नज़रअंदाज कर देता है। नज़रअंदाज कर रहा है। जी। तो हमें सीखने की ज़रूरत ये है कि प्रोफेशनल लाइफ केवल लाइफ नहीं है, जी। हमें सारे आयामों को देखना है। तो हमने आयामों को इम्पोर्टेंस देनी है, प्रायोरिटी देनी है, और जिससे आप प्रायोरिटी देंगे आप उस काम को कर पाएंगे और उसके लिए टाइम को आप निकाल ही पाएंगे, क्योंकि आपने प्रोफेशनल लाइफ को इम्पोर्टेंस दी है, इसलिए आप बाकी टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप घर के काम नहीं कर पा रहे हो, घर के काम आपको बोझ लग रहे हैं, आपको पत्नी की हेल्प करना बोझ लग रहा है। लेकिन अगर आप इनको वैल्यू दें और उनके लिए टाइम निकालें, टाइम को मैनेज करें, तो आप दोनों को अलग करेंगे नहीं, आपकी लाइफ में हमेशा ही बैलेंस रहेगा। हमें वर्क और लाइफ को अलग अलग देखने की जरूरत ही नहीं। ये एक बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव डॉक्टर खुराना ने दिया है कि आमतौर पे जैसे मैंने प्रश्न ही किया था कि वर्क लाइफ बैलेंस, तो उन्होंने कहा कि लाइफ का पार्ट ही तो वर्क है, अलग से कहाँ है। लेकिन वेस्टर्न के अंदर वर्क लाइफ को अलग अलग माना जाता है, इसलिए ये बात आती है। लेकिन भारतीय कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा जीवन के अंदर बहुत सारे आयाम हैं और उन सबको बैलेंस करना ही जीवन को सही ढंग से, सही अंदाज से जीना है। डॉक्टर खुराना, क्या आप अपने जीवन में कोई एक ऐसी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो आपकी सफलता की कहानी हो, जिस कहानी ने आपके किसी पेशेंट को उसकी समस्या से बाहर निकालने में मदद की हो और आपको एक खुशनुमा एहसास कराया हो? देखिए डॉक्टर मुकेश, ऐसी कहानियाँ हर रोज़ ही बनती हैं जी। क्योंकि जब हम पेशेंट को देख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं जी। वो जिस हालत में आते हैं, तो हर रोज़ नए एक्सपीरियंस होते हैं। पर एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जी। ये कहानी है, ये एक्सपीरियंस है एक ऐसे पेशेंट के बारे में जो कि MBBS कर चुका है, और जब वो मेरे पास आए, अपने माता पिता के साथ आया, तो वो इस प्रोफेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ओके। वो नशे का आदी बन चुका है, माता पिता पर गुस्सा करता है, कभी उसको डिप्रेशन के एपिसोड होते हैं और कभी मैनिया के एपिसोड होते हैं। जी। उससे बात करते वक्त हमने देखा, हिस्ट्री लेते वक्त, कि बच्चा बचपन में काफ़ी हाइपर एक्टिव था, तेज था, टिक कर नहीं बैठता था, घूमना उसे पसंद था, पढ़ना भी पसंद था। पर उसके साथ कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को वो शेयर करता है कि जब उसके माता पिता ने उसको नहीं समझा, उसका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से वो आज भी माता पिता के साथ कंफर्टेबल नहीं है, खफा है, नाराज है कि उन्होंने उस वक्त इसको नहीं समझा, इसको धक्के से जी। स्कूल में डाल दिया, इसकी सहमति नहीं ली। और कॉलेज के वक्त उसे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए, कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट हुए, जिसकी वजह से वो नशे का शिकार हो गया। माता पिता को पता ही नहीं था। ओके। वो जब वापस अपनी MBBS करके वापस आता है, तब माता पिता की समझ में आने लगा। वो बात करता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, कभी कहता है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, कभी कहता है कि मैं रनर बनूंगा। अपने गोल के लिए कंफ्यूज, फोकस नहीं था। जी। और ये कहानी अगर हम बात करें तो केवल उसकी नहीं है, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी। जो बचपन में काफ़ी हाइपर एक्टिव होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना है। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मेरे को, शायद एक बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है। बड़ी तादाद ऐसे। ठीक है, तो हमें 3-4 साल लगे जी। उसके ऊपर वर्कआउट किया, मेडिसिन के द्वारा और काउंसलिंग के द्वारा। जी। आज वो बच्चा, वो स्टूडेंट, वो पेशेंट, या मैं कहूँ कि वो दोस्त मेरा, जी, एकदम ठीक है। वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, मेडिकल प्रोफेशन में है। जी। उसकी शादी हो चुकी है, एक बच्चा है, माता पिता के साथ उसके रिलेशनशिप बड़े ही अच्छे बन चुके हैं। तो जब वो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं या फिर वो पर्सन मेरे पास आता है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे भगवान का दर्जा देने लगे हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भगवान तो नहीं हूँ, पर मुझे जितना मालूम था मैंने उनकी हेल्प करने की कोशिश की है। और मुझे विश्वास है कि एक दिन उनकी दवाई बंद भी हो जाएगी 4 साल बाद या 5 साल बाद। पर अब उसे दवाई लेने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वो समझ चुका है कि वो हेल्प कर रही है, क्योंकि वो समझ चुका है कि वो उसे हेल्प कर चुकी है। तो जब मैं उस फैमिली से मिलता हूँ या उसको देखता हूँ, तो मुझे बड़ी ही खुशी का एहसास होता है।
तो दोस्तों एक डॉक्टर के लिए तो वाकई बड़ा खुशनुमा एहसास होता है जब वो किसी के जीवन के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करता है, उसे उसकी मानसिक समस्या से या फिजिकल परेशानी से बाहर निकालने का काम करता है, जैसा डॉक्टर खुराना के साथ हुआ। डॉक्टर खुराना, बहुत सारी बातें हमने आपसे की और बहुत सारी चीज़ें हम और भी करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन समय को देखते हुए अब चलते चलते आपसे ये प्रश्न है कि आपकी ये यात्रा मनोरोग चिकित्सा के अंदर आपने विशेषज्ञता हासिल की, वो कैसे ये जर्नी शुरू हुई और कैसे मन में आया कि मुझे एक दिमाग का डॉक्टर, मन का डॉक्टर बनना है, एक साइकेट्रिस्ट बनना है, लोगों की समस्याओं को इस तरीके से सुलझाना है और समाज के अंदर इस तरीके से कंट्रीब्यूट करना है एज ए साइकेट्रिस्ट? सच में कहूँ तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे लाइफ में क्या करना है जी। 10 तक मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मेरे बड़े भैया डॉक्टर हैं जी। और जब हमारे घर में लोग मिलने के लिए आते, मैं पढ़ाई में थोड़ा ठीक था, अच्छा था, तो वो मुझे हमेशा ये कहते कि तुझे इससे बड़ा डॉक्टर बनना है। ओके। तो मैंने मेडिकल फील्ड ले ली जी। और MBBS ज्वाइन कर ली। MBBS ज्वाइन करने के बाद 6 साल लगाने के बाद मुझे फिर नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है आगे। ओके। तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त थे जिनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था, वो सेक्रेटरी में PG कर रहे थे। जी। मैंने सेक्रेटरी ले ली। ओके। लेकिन सेक्रेटरी में जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि शायद सेक्रेटरी मेरे लिए ही बनी है। क्या बात है, मैं सेक्रेटरी के लिए बना हूँ और सेक्रेटरी मेरे लिए बनी है। सेक्रेटरी मेरे हम लिए दूसरे एक दूसरे के एक पूरक दूसरे हैं। के पूरक हैं। जी। लोगों की बातों को सुनने में मुझे मज़ा आता था। क्या बात, प्रॉब्लम की जड़ तक जाने में मुझे मज़ा आने लगा। बहुत बढ़िया। और जब मैंने जड़ों को देखा तो मैंने देखा कि प्रॉब्लम की जड़ विचार हैं, प्रॉब्लम की जड़ भाव हैं, प्रॉब्लम की जड़ पास्ट की मेमोरीज हैं, बिलीफ सिस्टम है, जिसकी वजह से मुझे अपने विचारों पर, अपने भावों पर, अपनी मेमोरीज पर, अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करने का मौका मिला। बहुत बढ़िया। और ये मौका मुझे केवल सेक्रेटरी में रहकर मिला। बाकी किसी भी ब्रांच में पर्सनल ग्रोथ नहीं होती, केवल प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। तो मैंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और मैंने एक इससे सीखा, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम आई, डिप्रेशन के कुछ एपिसोड हुए, लेकिन अपने ऊपर वर्कआउट करने की वजह से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि प्रॉब्लम हमें इम्प्रूव करने के लिए आती हैं। प्रॉब्लम कलंक नहीं है, बीमारियां कलंक नहीं हैं, बीमारियां अभिशाप नहीं हैं, बल्कि हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आती हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से मैंने पेशेंट को देखना शुरू किया, उनके अंदर ये विचार डालना शुरू किया। कहीं ना कहीं इससे स्टिग्मा कम होता है। जी। पेशेंट आते हैं और वो बड़ा अच्छा फील करते हैं और काउंसलिंग की मदद से उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। और जब ये इम्प्रूवमेंट होती है, जब मेरे ऊपर वर्कआउट हुआ, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हुई, दूसरों के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि सचमुच सेक्रेटरी ब्रांच इज बेस्ट ब्रांच इन दिस वर्ल्ड। क्या दोस्तों, ये डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात की है। अगर आपको खुद को समझना है, समाज को समझना है, लोगों को समझना है, तो सबसे पहली शर्त यही है कि आपको मन को समझना पड़ेगा। मैं भी एक साइकोलॉजी का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने UPSC में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था 1998 में साइकोलॉजी, और मेरे दिल के करीब है ये सब्जेक्ट। हालांकि मैंने पढ़ाई तो बहुत सारे अलग अलग विषयों में की है। मैंने आयुर्वेदा की पढ़ाई की है, कानून की पढ़ाई की है, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है, योगा की है, मैनेजमेंट की है। लेकिन मेरे को आज भी सबसे ज़्यादा जो मेरा प्रिय सब्जेक्ट है वो दर्शन है, फिलोसफी है या फिर मनोविज्ञान है। और जब भी मुझे समय मिलता है मैं फ्रायड को पढ़ता हूँ, युंग को पढ़ता हूँ, और भी मनोवैज्ञानिकों को पढ़ता हूँ, फिलोसफर्स को पढ़ता हूँ। तो उससे समझने को मिलता है कि आप क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं और वो किस तरह से बिहेव करते हैं, कैसे आप अपने आप और समाज के साथ मिलकर एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब की ये यात्रा बड़ी अच्छी रही। डॉक्टर खुराना, हमने एक मूवी देखी थी संजय दत्त की, जिसमें जादू की जप्फी एक वो आता है। तो क्या मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए जादू की जप्फी का कुछ रोल है? हम जब एक दूसरे व्यक्ति के साथ दिल से अटैच होते हैं तो क्या वो चीज़ मानसिक बीमारियों को कम करने में, उसको इमोशनली स्टेबल करने में कुछ हेल्प करती है? देखिए, आप ही देखिए कि जब बच्चा परेशान होता है जी, जब छोटा बच्चा रो रहा होता है जी, तो उसकी माँ क्या करती है? जप्पी, जादू की जप्पी गोद में ले उसे लेती अपने गले से लगाती है जी, और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। तो बच्चा क्या होता है? मैं हूं ना। मैं हूं ना। बच्चा रोना बंद कर देता है।
तो ये जादू की जफ्फी कहीं ना कहीं एक विश्वास दिलाती है कि मैं तेरे साथ हूँ। और कोई भी पेशेंट जी जो खास तौर पे जो मानसिक रोगी होते हैं या मानसिक परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, जी उनके अंदर ये विश्वास पैदा करना जी कि मैं तेरे साथ हूँ, ये उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। एक दवाई कह सकते हैं, बड़ी दवाई है। एक बहुत ही बड़ी दवाई है, क्योंकि वो अक्सर फील करते हैं कि मैं अकेला हूँ। नेग्लेक्टेड फील नहीं होने देती ये चीज़ उनको, निगलेक्टेड फील नहीं होने देती। उनको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, अकेला। मैं इस दुनिया का सामना कैसे करूँगा। जी केवल एक सपोर्ट, दोस्त की एक सपोर्ट ऐसा काम करती है। तो जादू की जफ्फी में मैं विश्वास करता हूँ और अक्सर मैं इस तकनीक को इस्तेमाल अप्लाई भी करते करता हैं। हूँ। डॉक्टर खुराना मनोरोग विशेषज्ञ तो हैं, एक अच्छे इंसान भी हैं। मेरा परिचय उनसे बहुत लंबे समय से है, मेरे मित्र हैं। तो चलते चलते एक टेक अवे मैसेज हमारे दर्शकों के लिए आप जो देना चाहेंगे, किस तरह से क्या वो इस शो से लेके जाएं अंत में अपने साथ? देखिए, एक बात तो पूरी चर्चा में हम समझ चुके हैं कि हर किसी व्यक्ति को जीवन के किसी न किसी मोड़ पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी वो परेशानियों का सामना करते करते ऐसा हो सकता है कि मानसिक रोग दस्तक देने लगे, और जब ये रोग दस्तक देने लगे तो उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए जी या साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि ये जो रोग हैं, ये जो बीमारियां हैं, हम कह भी चुके हैं, ये मानसिक कमजोरी के लक्षण नहीं हैं। और साइकेट्रिस्ट के पास पागल लोग नहीं जाते हैं, बल्कि अगर हम पहली स्टेज में वहाँ पर पहुँच जाएं तो पागल होने से बच जाए। पागल होने से बच सकते हैं। जी तो मेरा मैसेज यही है कि इस स्टिग्मा को कम करते हुए जी हम इसके बारे में अवेयर हों, इस चर्चा को बार बार सुने। आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, वो एक्सपोज कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं भी इस परेशानी से गुजरा हूँ। तो अगर आप परेशानी से गुजरे हैं तो आप बिल्कुल भी साइकेट्रिस्ट को मिलने में संकोच ना करें, और हो सके तो दोनों थेरेपी करवाएं, मेडिसिन भी लें और काउंसलिंग भी करवाएं, क्योंकि दोनों थेरेपीज सोने पे सुहागे की तरह काम करती हैं। और दवाइयाँ बंद हो सकती हैं, पूरी उम्र दवाइयाँ नहीं चलेंगी, दवाइयाँ आपकी बंद हो सकती हैं। दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर अपने जीवन काल में 3 में से 1 व्यक्ति कभी ना कभी मानसिक रोगों का शिकार होता है। आप भी एक अर्जुन हैं, ठीक उसी अर्जुन की तरह से जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपनी मनोस्थिति दिखाने के लिए भगवान कृष्ण के पास गया था। आप भी अगर मनोरोगी हैं या आप भी किसी ऐसे लक्षण से गुजर रहे हैं जो मनोरोग की ओर संकेत करता है, तो आपको भी अपने कृष्ण से मिलने के लिए संकोच नहीं करना है। आपको भी मनोरोग चिकित्सक के पास जाने से नहीं घबराना है, क्योंकि डॉक्टर खुराना कहते हैं कि आपको ये दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये शो आपके जीवन में कुछ बेहतर पल लेके आएगा, आपको मनोरोग से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। यदि आपको लगता है आज का ये शो और लोगों के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में, फिर एक नए विषय के साथ और एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। नमस्कार।